नमस्कार। आज 7 जून है 2020 2020। आज हिंदुस्तान टाइम्स में एक बड़ा बढ़िया हेडलाइन आया है। सुबह तो ज़रूर था, वो ये था कि हिंदुस्तान में केसेस जो हैं कोविड के वो स्पेन से ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये बड़ा आश्चर्यजनक हेडलाइन था, क्योंकि मेरे हिसाब से ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कहलाया जाएगा। साइकॉप, ये एक मानसिक तनाव है कि हिंदुस्तान में केसेस स्पेन से ज़्यादा हो गए हैं। असलियत तो ये है कि स्पेन की आबादी सिर्फ 4.25 करोड़ है। 4.25 करोड़ तो हमारे पास दिल्ली या मुंबई में ही होंगे। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। हमारी आबादी 135 करोड़ है। तो हिंदुस्तान की आबादी को स्पेन की आबादी से मिलाना ये तो बेवकूफ़ी है। और फिर ये कहना कि हमारे केसेस स्पेन से ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये तो जाहिर है कि आपको डराने के लिए ऐसा हेडलाइन बनाया गया है। अब ये लोग बाज ही नहीं आते हैं। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि इस बीमारी से डरना नहीं है, मगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बार बार यही दिखलाता है। 24 घंटे हर दिन यही कहता है कि साहब इतने केस हो गए, इतने केस हो गए, इतने केस हो गए। उस बात में बिल्कुल दम ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि मोर्टेलिटी, जो लोग मरते हैं वो बहुत कम है। 1000 में 1 या 2 मरते हैं इस बीमारी से हिंदुस्तान में। एक और लेख भी है आज हिंदुस्तान टाइम्स में, तो उस लेख में ये लिखा गया है कि सरकार किस तरह ठीक तरह कम्युनिकेट नहीं करती है, किस तरह बातें बताती नहीं है जर्नलिस्ट को। तो ये लिखा गया है कि साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के, वो जवाब ठीक तरह नहीं देते हैं। वो स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो मोड़ के या किसी तरीके से बनावटी बना के पेश करते हैं, क्योंकि असलियत में ये लेख में लिखा गया है कि असलियत में हिंदुस्तान की मौतें काफ़ी ज़्यादा हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि साहब हमें नहीं पता कि कैसे जॉइंट सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि ये जो वायरस है लेस विरुलेंट है, यह वायरस जो है कम हानिकारी है। ये लेख लिखता है। अब दोनों बातें मुझे तो अजीब व गरीब लगती हैं। ये तो बचपना है कि जो लेख लिख रहे हैं ना तो वो साइंटिस्ट हैं, ना डॉक्टर हैं, ना एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, ना बायोकेमिस्ट हैं, वो तो एक जनरल जर्नलिस्ट हैं। तो उनको ये सब लिखना चाहिए नहीं है। हकीकत तो यही है, और शायद वो भी जानते हैं कि मौतें बड़ी कम हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी वजह से मौतें बड़ी कम हैं। और जब जॉइंट सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि वायरस यहाँ पर लेस विरुलेंट है, तो उस बात में भी थोड़ा वजन ज़रूर है। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वो उस बात में थोड़ा वजन है। पहले हम मोर्टेलिटी देखते हैं। सबसे ज़्यादा पर कैपिटा मोर्टेलिटी या जो मौतें हुई हैं वो बेल्जियम में हुई है। बेल्जियम में 10 लाख में 825 लोग मर गए हैं। स्पेन में 580 लोग मरे हैं 10 लाख में। इटली में 10 लाख में 560 लोग मरे हैं। इंग्लैंड में ऑलमोस्ट तकरीबन 600 लोग 10 लाख में मरे हैं। अमेरिका में 335 लोग 10 लाख में मरे हैं। इनके मुकाबले हिंदुस्तान में जो लोग मरे हैं वो सिर्फ, मैं दोहराता हूं दोबारा से, सिर्फ 5-10 लाख में मरे हैं। 5 और कहाँ 825, कहाँ 5 और कहाँ 600, बहुत बड़ा फासला है। सिर्फ चाइना की मोर्टेलिटी 3 है 10 लाख में। चाइना की फिगर्स कभी इधर उधर हो सकती हैं। बांग्लादेश की भी 5 है 10 लाख पे। तो निचोड़ यही निकलता है कि मौतें हिंदुस्तान में बहुत कम हैं। और जो मैंने पहले भी बताया है कि 1000 में सिर्फ 1 या 2 लोग मरते हैं हिंदुस्तान में कोविड-19 से। और जो मरते हैं उनकी उम्र ज़्यादा कर 70 साल से ऊपर होती है। अब बात आती है कि इतने लोग कम क्यों मर रहे हैं? वायरस तो वही है। ये तो है नहीं कि किसी ने वायरस छिड़का, अमेरिका में जाकर अलग वायरस छिड़का, स्पेन में अलग वायरस छिड़का, जर्मनी में अलग छिड़का और हिंदुस्तान में अलग छिड़का। वायरस तो एक ही है, वायरस नहीं बदला, वायरस तो वही है, ये तो तय हो चुका है। तो फिर हिंदुस्तान में कम क्यों मर रहे हैं?
सिंगापुर में कम क्यों मरते हैं, बांग्लादेश में कम क्यों मरते हैं, जापान में कम क्यों मरते हैं? जापान में तो लॉकडाउन हुआ ही नहीं, फिर भी शायद उनके सिर्फ 7-10 लाख में मरे हैं, 10 लाख आबादी में 7 लोग मरे हैं। इसका एक बहुत सुंदर जवाब है जो एक साइंटिस्ट ने दिया है। परसों तरसों की बात है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है। ये सेज के मेंबर है। सेज क्या होता है? सेज इंग्लैंड में जो एडवाइजरी कमेटी है जो सरकार को समझाती है इस कोविड को कैसे टैकल करना है, कैसे इसको मैनेज करना है, साइंटिफिक एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट फॉर इमरजेंसीज। तो उसमें से एक साइंटिस्ट ने बताया है कि साहब मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड की आबादी है या जर्मनी की जो आबादी है, 80% तो इन्फेक्ट होंगे ही नहीं। उनके अंदर कोई कुदरती डिफेंस मैकेनिज्म होगा, कोई कुदरती सुरक्षा का बल होगा जिसके जरिए से ये वायरस उनको पकड़ेगा ही नहीं। अब इस बात में दम है क्योंकि ये मैथमेटिशियन है, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है और वो है डार्क मैटर का। अब आप ताज्जुब करेंगे कि डार्क मैटर होता क्या है। आप हैरान होंगे सुन के कि इस सृष्टि में जब हम देखते हैं, ऊपर सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं, दूसरे गैलेक्सीज की बात करते हैं। गैलेक्सीज को हिंदी में शायद मेरा ख्याल आकाश गंगा कहते हैं। एक गैलेक्सी में लाखों सृष्टियां होती हैं, उनमें सैकड़ों सूरज होते हैं। तो ये देखा गया है कि कुछ आकाश गंगाएं, कुछ गैलेक्सी जो है वो अपनी रफ्तार पे चल रही हैं सृष्टि में, मगर जो रफ्तार जो है वो हमारे ग्रेविटेशनल जो हमारा जो ग्रेविटी का फॉर्मूला है उसके अनुसार नहीं चल रही है। तो फिर साइंटिस्ट ने ये तय किया, ये समझा कि शायद नहीं, यकीनन एक और कोई शक्ति है जो हमें दिखती नहीं है, जो ना रोशनी लेती है ना रोशनी फेंकती है। एक ऐसी शक्ति है जो कुछ गैलेक्सीज को, जो कुछ गैलेक्सीज पर अपना प्रभाव करती है, और इसको कहते हैं, इस शक्ति को कहते हैं डार्क मैटर। अब जो हैरानी की बात यह है कि सृष्टि में, सारे यूनिवर्स में डार्क मैटर 90 से 95% है। जो हम देखते हैं वो सिर्फ 5% है। जो हमें दिखता है, जो हमें सिखाया गया, जो हमें बताया गया है, वो सिर्फ 5% है। 85 से 95% चीज हमें दिख ही नहीं रही है। इसको डार्क मैटर कहेंगे या डार्क एनर्जी कहेंगे। डार्क एनर्जी होती है 70% और डार्क मैटर 25%। अब हिंदी में इसको अंधेरा मामला कहेंगे या अंधेरा या काला एनर्जी कहेंगे। मैं फिर दोहराऊंगा, ये हमें दिखता नहीं है, मगर साइंटिस्ट को यह मालूम है कि साहब ऐसी चीज है जो 95% है सृष्टि में, 5% नहीं। हमें सिर्फ 5% दिख रहा है। 95% जो पावर है, जो ताकत है, वो काली है, वो हमें दिख ही नहीं रही है। अब इसी को लेकर हम चलते हैं, डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को लेकर चलते हैं हम अपने ह्यूमन जिस्म में। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि इम्यूनिटी जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें 2 सेल्स बहुत जरूरी है। एक तो बी सेल है जो एंटीबॉडीज बनाता है, दूसरा टी सेल है। टी जो थाइमस में मैच्योर होता है और हड्डी में बनता है। टी सेल जो होता है वो डायरेक्टली, वो सीधा जाके वायरस या बैक्टीरिया या फंगस को या पैरासाइट को अटैक करता है, हमला करता है और हमारे जिस्म को बचाता है। और एक बार ये टी सेल जान जाता है कि कौन सा वायरस है, तो अगली बार भी ये वायरस को रोकता है। तो अब एक बड़ा बढ़िया पेपर छपा है एक बहुत बड़े जर्नल में जिसको द सेल कहते हैं। इस पेपर ने यह बताया है कि अगर 50% लोगों में जिनको पहले जुकाम हुआ हो कोरोना वायरस, जो आम कोरोना वायरस है, जो आम जुकाम करता है, 50% लोगों को जिनके अंदर टी सेल्स बन गए हैं पुराने जुकाम के खिलाफ, वो टी सेल्स कोविड के खिलाफ भी काम आएंगे। आप मेरी बात समझ गए? अगर आपको पहले जुकाम हुआ हो, आपके शरीर ने टी सेल्स बनाए थे उस जुकाम के खिलाफ, उस जुकाम को ठीक करने के लिए,
तो वो टी सेल्स कुछ हद तक, बहुत हद तक कोविड से भी आपको बचाएंगे। इसको कहते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी अंग्रेजी में। तो ये एक साइंटिफिक फिनोमेनन है जो सेल ने बताया। तो हम दोनों चीजों को लेकर चलते हैं। शायद, मैं यकीनन तौर पर तो नहीं कह सकता हूं, शायद हमारे मुल्क में जो केसेस कम भी हैं और मौतें जो कम हो रही हैं, हो सकता है कि शायद हमारी इम्यूनिटी अलग किस्म की हो, हमारे टी सेल्स अलग किस्म के हो, और यह भी हो सकता है कि टी और बी सेल्स के अलावा और कोई भी चीज हो जो हम लोगों को अभी तक समझ नहीं आई है जिसके बारे में। तो यह वजह है कि हिंदुस्तान में यह वायरस कम नुकसान कर रहा है। तो जब जॉइंट सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि वायरस लेस विरुलेंट है, तो उस बात में दम है। यही है कि उन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किए हैं वो इस चीज को समझाते नहीं है। जो डार्क मैटर है वो इसलिए कहलाया जाता है कि हमें पता नहीं कहां पर है, हमें पता नहीं किस फॉर्म में है, किस शेप में है, मगर है। क्योंकि हमें पता है कि वो असर करता है गैलेक्सीज में। गैलेक्सी का मतलब आप समझते हैं? गैलेक्सी का मतलब जो हमारी सृष्टि है, ऐसी लाखों सृष्टियों पर उसका प्रभाव है। तो वो प्रभाव जबरदस्त है, और प्रभाव तभी होगा जब वो बहुत ज्यादा है। और मैं फिर कहता हूं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को जब मिलाएंगे तो वो 95% कॉन्स्टिट्यूट करता है सृष्टि में। और अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो इस वीडियो के फौरन बाद आप खुद गूगल करें और खुद देखें, खुद रिसर्च करें कि डार्क मैटर है क्या। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो साहब यही मैं बताना चाह रहा था कि हो सकता है, ये तो फैक्ट है, इसमें दो राय नहीं है कि हमारे यहां केसेस कम भी हैं और मौतें बहुत कम हैं। इसके कारण मैं पहले कहता आया हूं कि एक तो है कि हिंदुस्तान की उम्र कम है, लोगों की उम्र कम है, और दूसरा मैं सोचता था कि शायद गर्मी से यह वायरस थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। अब केस तो बढ़ते जा रहे हैं, अगर बढ़ नहीं रहे केस तो हैं। हो सकता है कि हम पहले टेस्टिंग नहीं कर रहे थे और अब टेस्ट कर रहे हैं तो लग रहा है केस बढ़ रहे हैं। जो भी है केसेस हैं, मगर ये हमें हिट नहीं करते, ये हमें घायल नहीं करते, हमें मारते नहीं है। बेशक थोड़ा घायल कर दें, बेशक थोड़ी तकलीफ कर दें, मगर हमें मारते नहीं है। तो वो जो सेज के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जब आप कंपेयर करते हैं जर्मनी और यूके से, कहा जाता है कि जर्मनी के सिस्टम ने ज़्यादा कामयाबी से काम किया, ज़्यादा एफिशिएंसी से काम किया इंग्लैंड की सिस्टम से। तो वो कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि जर्मन्स में किसी वजह से ज़्यादा इम्यूनिटी हो अंग्रेज़ों से। हो सकता है कुछ अलग चीज़ खाते हो सकता है कि स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं, हो सकता है कि हम ज़ीरा ज़्यादा खाते हैं, हम हल्दी ज़्यादा खाते हैं, कोई स्पाइस के कारण ये हो रहा है। जो भी है, मौतें हिंदुस्तान में कम होती हैं और उसका कारण ज़रूर हो सकता है कि हमारी इम्यूनिटी अलग किस्म की है। हमारी क्या, जो लोग सिंगापुर में रहते हैं, जो जापान में रहते हैं और जो चाइना में रहते हैं, हम जो एशियंस हैं, हमारी इम्यूनिटी अलग है। तो ये बात बहुत ज़रूरी थी आपको समझाने के लिए, क्योंकि जब कोई लिखता सिर्फ लिखने के लिए, बोलता सिर्फ बोलने के लिए, वो बचपना है। हम सब की जिम्मेदारी है, खास करके जब हमारे बाल सफ़ेद हो जाएं, कि हम जो बोलें और या हम जब कुछ लिखें तो उसका कुछ असर हो समाज पर, और असर पॉजिटिव हो, असर अच्छा हो। ये नहीं कि समाज को हम और डराएं। क्योंकि पहले तो आप लिखते आए हैं कि साहब लॉकडाउन हटाओ, लाखों में कारोबार खत्म हो गए हैं, लाखों में लोग भूख से मरेंगे, लॉकडाउन हटाना बहुत ज़रूरी है। आपने लॉकडाउन लगाया क्यों? जब सरकार लॉकडाउन हटाने की बात कर रही है, जब गाइडलाइंस ले डाउन कर रही है, अब सरकार पे उंगलियां उठा रहे हैं कि साहब मौतें ही नहीं दिखा रहे आप चीज़ छिपा रहे हैं। तो ये गलत बात है, ये गलत नहीं, तो ये है बचपना। ये बेसिकली एक ईगो ट्रिप है, अंग्रेजी में कहते हैं, और इसको ज़्यादा वजूद देना बेवकूफ़ी होगी। इसको ज़्यादा अहम नहीं देना चाहिए हमें, बिल्कुल भी। अब एक और बात पे मैं गौर करूंगा, वो ये है कि एक दो दिन पहले मेरे दोस्त आए थे, बड़े शानदार सर्जन्स हैं, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, बिल्कुल टॉप क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सर्जन्स हैं।
वो थोड़े परेशान थे और वो कह रहे थे कि ऐसा हो गया कि सरकार ने, दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग को हटा दिया है, टेस्टिंग कहते हैं टेस्टिंग मत करो, तब अब हम क्या करें। अब मेरे पास जवाब तो था नहीं, तो मैंने यही जवाब दिया कि हो सकता है कि शायद ये एक पॉलिटिकल डिसीजन हो और इसको रिवर्स कर देंगे एक आध दिन में, तो आप घबराओ मत, ये कोई साइंटिफिक डिसीजन तो है नहीं, इस पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन वेट करो, शायद सरकार जो है इस डिसीजन को वापस ले लेगी या इसको ऑल्टर कर लेगी, खास करके सर्जरीज में, क्योंकि उनकी बात में बहुत दम था। जब हम सर्जरी करते हैं, कोई भी सर्जरी करते हैं, छोटी से लेकर बड़े से बड़े सर्जरी में कुछ हद तक कभी कभी 1 या 2% में लोगों का देहांत हो जाता है। उसमें सर्जरी की गलती नहीं होती है, सर्जन की गलती नहीं होती है, हो जाता है कभी कभी कि कुछ लोग गुजर जाते हैं सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद। नॉर्मली ये 1 या 2% में होता है। मगर जो मतलब वरीइंग बात है वो ये है कि अगर किसी मरीज को जिसका हम ऑपरेशन करने जा रहे हो, उनको या उसको कोविड-19 भी हो साथ साथ, तो फिर ये मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कोविड-19 जो है बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, इम्यूनिटी कम करता है और एक प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट पैदा कर जाता है, खून को गाढ़ा कर देता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है। तो इस कारण सर्जरी का खतरा बढ़ जाता है। और इसके ऊपर एक हफ्ते पहले ही एक पेपर छपा है लैंसेट पे, जो इंटरनेशनल पेपर है, जिसमें 1100 मरीज का डेटा बताया गया है। और यही बताया गया है 1100 मरीज जिनको कोविड-19 था, वो डेटा यही बताता है कि जब कोविड-19 होता है तो 2 किस्म की सर्जरियां होती हैं, इमरजेंसी या इलेक्टिव सर्जरी, तो मौतें बढ़ जाती हैं। जबकि नॉर्मल टाइम पे 2 या 3% लोग गुजर सकते हैं, कोविड-19 के मरीज अगर आप इमरजेंसी सर्जरी करेंगे तो मोर्टेलिटी 26% हो जाती है। अगर आप इलेक्टिव सर्जरी करेंगे तो मोर्टेलिटी 18-19% हो जाती है। तो मोटी मोटी बात यह है कि मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, अब सर्जन की जिम्मेदारी है, और जो डॉक्टर साहब बेहोश करते हैं, एनेस्थेटिस्ट जो हैं, जिनका काम बड़ा संगीन होता है, बड़ा डेलिकेट होता है, बड़ा नाजुक होता है, और जो जिसके लिए बहुत सालों उनको पढ़ना होता है, उनको मरीज को समझाना होता है कि देखिएगा साहब, सर्जरी हम कर रहे हैं, सर्जरी कामयाब होगी, हो सकता है कि 1-2% कुछ घपला हो सकता है, तो इस पे आपको मतलब हमें बताना पड़ेगा और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये इसको आपको कबूल करना पड़ेगा कि ये हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप तो हमें टेस्ट करने नहीं दे रहे, तो आप क्या बताएंगे? आपके पास 2 सिचुएशन है, एक इंसान का आपने टेस्ट किया, उनका निकला कोविड-19 है नहीं, तो फिर आप दावे से कह सकते हैं मरीज को कि साहब ऑपरेशन कामयाब होगा। और अगर मरीज का टेस्ट कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है ये कहते हुए मरीज को, देखो साहब इसमें मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, तो ये आपको मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको कंसेंट फॉर्म पर साइन करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें बड़ी अलग अलग हैं और दोनों चीज़ सिर्फ डॉक्टर ही समझ सकता है कि इनका इसमें फ़र्क क्या है। तो ये जो पेपर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, लैंसेट पे जो छपा है, वो कहता है कि अगर मरीज को कोविड-19 हो तो फिर अगर आप थोरेसिक सर्जरी करेंगे, छाती की सर्जरी करेंगे, तो मोर्टेलिटी 40% हो सकती है। अगर आप वैस्कुलर सर्जरी करेंगे तो मोर्टेलिटी 40% हो सकती है। अगर आप कार्डियक सर्जरी करेंगे, अगर आप दिल की सर्जरी करेंगे तो मोर्टेलिटी 30% पे जा सकती है। अगर आप यूरोजेनिटल सर्जरी करेंगे तो फिर मोर्टेलिटी फिर 30% पर जाएगी। न्यूरो सर्जरी पर 18% मोर्टेलिटी है और जनरल सर्जरी जो आप करते हैं वो मोर्टेलिटी 22% है, जबकि नॉर्मल टाइम पर 1% होगा या उससे भी कम होगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि कोविड-19 के मरीज का जो सिचुएशन है, जो हालात है, वो काफ़ी अलग है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो सर्जन है वो पहले कोविड-19 टेस्ट कराए मरीज का, क्योंकि मरीज ही खतरे में जा रहा है और मरीज भी चाहेगा कि उसको पता हो कि कोविड-19 है कि नहीं बीमारी उनके अंदर। तो
मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर गौर करेगी। कल परसों जब दोबारा ऑफिस खुलेंगे तो इस पर ज़रूर गौर करेगी कि एटलीस्ट जो सर्जरी के लिए लोग जा रहे हैं, और सर्जरीज होती रहती हैं, लोगों की हड्डियाँ टूटती रहती हैं, कभी इंटेस्टाइन्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, आंतड़ियाँ बंद हो जाती हैं, तो ये सब चलता रहता है। कभी कभी दिल की बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं 3 वेसल डिजीज, 3 नसें पूरी बंद हो जाती हैं, उसमें आप एंजियोप्लास्टी कर नहीं सकते हैं, उसमें भी सर्जरी करनी पड़ेगी। कभी कभी एक चीज़ होती है लेफ्ट मेन डिजीज कहते हैं, जो सबसे अहम जो नस होती है, आर्टरी जो होती है, वो बंद निकल आती है, तो उसमें भी आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, और सर्जरी करनी पड़ेगी फौरन करनी पड़ेगी। तो जो सर्जन है, सर्जन साहब को मालूम होना चाहिए कि कोविड-19 है कि नहीं। तो ये जो एरिया है, बाकी जो भी डिसीजन वो अलग है, ये जो एरिया है सर्जरी का, उस पर दिल्ली गवर्नमेंट को फौरन ये एक नया रूल निकालना पड़ेगा कि इन मरीजों पे कोविड-19 आपको चेक करना ही पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने पहले बात करी थी, मैं फिर इसी को लेकर मैं बंद करूंगा इस बात को, वो ये है कि देखिएगा साहब, अब लॉकडाउन हट रहा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम होशियार रहें और हम सफाई से, ईमानदारी से अपने आप को हैंडल करें। जो छोटी छोटी बातें उसको फॉलो करें। जो छोटी बातें ये है कि अगर बाहर जाए तो मास्क पहन लें, लोगों से थोड़ा दूर रहें, वो तो वैसे ही हम दूर रहते हैं, कौन सा हम चिपक के जाते हैं किसी के साथ, हम लोग वैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते ही करते हैं, तो वो आप मेंटेन करते रहिएगा, मास्क पहनते रहिएगा। तो इन 2 चीज़ों से, और जब मौका लगे हाथ धो लें, अगर हाथ ना धोएं तो फिर आप सैनिटाइजर यूज़ कर लें, इनसे बहुत फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि हमको वापस दुनिया में जाना है। अब काफ़ी हफ्तों से हम दुनिया से हट चुके थे, हमें वापस दुनिया में जाना, वापस अपने आप को बसाना है इस दुनिया में, ये बहुत ज़रूरी है। इसको कह के मैं बंद करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसमें कोई आइकॉन है, जो बेल का आइकॉन है, जो घंटी का आइकॉन है, उसको ज़रूर दबाएं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच।